ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी हर नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। मरेंगे तो इस भारत के लिए, जिएंगे तो इस भारत के लिए, और मरकर भी हमारी प्रवाहित अस्थियों में कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज़ सुनाई देगी, भारत माता की जय। ये पंक्तियाँ और किसी की नहीं बल्कि राजनीति के अजात शत्रु, भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की है। अटल बिहारी वाजपेयी से जो भी मिला उनका मुरीद हो गया, जो नहीं मिल पाया वो भी अटल बिहारी वाजपेयी का बड़ा प्रशंसक रहा। अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्हें अटल जी के नाम से जाना जाता था और पक्ष विपक्ष के लोग उन्हें खूब सम्मान दिया करते थे, उन अटल बिहारी वाजपेयी के साथ एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जिन्होंने एक लंबा वक्त बिताया है। जब भी अटल बिहारी वाजपेयी हिमाचल प्रदेश आया करते थे तो पत्रकार के तौर पर प्रोफेसर शशिकांत शर्मा ने उन्हें बहुत नज़दीक से देखा है और कवर भी किया है। शशिकांत जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपने बहुत नज़दीक से अटल जी की कार्यशैली को देखा और आप उन्हें पत्रकार के तौर पर कवर भी करते रहे। अगर आज उनकी पुण्यतिथि पर हम बात करें तो पहले अगर स्मरण कोई करना हो तो आपके जहन में क्या अटल जी के बारे में सबसे पहले आता है? अटल जी का जो व्यक्तित्व था वैसा व्यक्ति मैंने राजनीति में कभी दूसरा नहीं देखा जी। और अगर आज भी अगर मैं अटल जी को याद करता हूं, क्योंकि पत्रकारिता के उस दौर में हमने भी पत्रकारिता भी शुरू ही की थी, जिसमें अटल जी से हमारी एक तरह से परिचय हुआ और उसके बाद उनके साथ मुलाकात भी हुई। तो वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि जिसके साथ भी थोड़ा वक्त भी बिता लें उसके मन के अंदर उनकी छाप हमेशा के लिए पड़ जाती थी। और हिमाचल के साथ क्योंकि उनका बहुत बड़ा नाता था और वो मनाली को अपना दूसरा घर कहते थे और मनाली उन्हें इतना प्रिय था कि आप सोच नहीं सकते। जैसे आपने कविताओं की पंक्तियों से शुरुआत की, अटल जी को याद किया। अटल जी की एक कविता की पुस्तक है, सभी को मालूम है, मेरी 51 कविताएँ। और उसमें कविता, वैसे उसमें जो 4-5 कविताएँ हैं जिसमें बर्फ़ का जिक्र है, पहाड़ों का जिक्र है, वो सब मनाली में बैठ के उन्होंने लिखी है। और एक कविता उन्होंने मनाली के ऊपर लिखी है, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग कविता अगर आप देखें तो उससे उनका कितने सरल स्वभाव के थे वो। उस कविता का शीर्षक है बुलाती मनाली। तो उसमें उन्होंने मनाली के बारे में अपनी वो एक तरह से अपनी दृष्टि दी है कि मनाली उस समय क्या था। तो जिस समय अटल जी, ये बात होगी मुझे लगता है 1990 या उससे पहले की, और उस समय मनाली में एक सबसे बड़ी समस्या थी वोल्टेज की, बिजली की वोल्टेज की, और टेलीफोन डेड हो जाते थे, लैंडलाइन थे, टेलीफोन डेड हो जाते थे। तो अटल जी क्योंकि राजनेता थे, दिल्ली से आया करते थे, तो घर पर उनका प्रीणी में था मनाली में, तो उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत 2 चीज़ों की आती थी कि जब वोल्टेज कम हो जाती थी लाइट की शाम को मनाली शहर में या मनाली कस्बे में, तो वो पढ़ नहीं पाते थे और लिख नहीं पाते थे। और दूसरा, दिल्ली अगर उन्हें किसी से बात करनी हो तो टेलीफोन डेड मिलता था। तो ये जो कविता है ये बड़ी व्यंग्यात्मक कविता है। और उसमें वीरभद्र सिंह हिमाचल के मुख्यमंत्री थे जिनको राजा साहब कहकर बुलाते थे, और अटल जी के व्यक्तिगत रूप से वो उनके परिचित थे, दोस्त थे एक तरह से। तो उन पे भी उन्होंने अपने व्यंग्यात्मक कटाक्ष, जिसको आप कहोगे, वो कर रखे हैं। और उसमें कि मनाली मत जइयो राजा के राज में, इस तरह से उन्होंने उसमें शुरू किया है। और वो कविता वो मज़ा लेके सुनाते थे। एक बार तो उन्होंने वीरभद्र सिंह जी के सामने ये कविता को सुनाया और उसमें ये सब था, अगर आप उसको पढ़ेंगे, कि मनाली में एक तो टेलीफोन डेड है, वो वोल्टेज नहीं है, बिजली, सब कुछ उन्होंने जितना कुछ सरकारी स्तर पे वो व्यंग्यात्मक शैली में उसमें वो लिखा है। तो ये उनकी खासियत थी। और मनाली के लोग उनको आज इसलिए याद करते हैं कि मैं आपको वहीं से शुरू करें अगर, कि अटल जी सिर्फ यूँ ही नहीं कहते थे कि मनाली मेरा दूसरा घर है। वहाँ के लोगों के साथ उनका रिश्ता भी ऐसा ही था जैसा किसी घर के लोगों के साथ किसी व्यक्ति का होता है। हालांकि ग्वालियर से वो थे और ग्वालियर में उनका काफ़ी आना जाना रहता था, लेकिन मैंने उनको व्यक्तिगत तौर पर देखा है कि पहले जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे और 1990 से पहले भी और 1990 के बाद भी, क्योंकि वो तो मुझे लगता है 80 के दशक से और उससे भी पहले घूमते हुए मनाली आते थे। उन्होंने वहाँ एक घर भी खरीद लिया था और जो रंजन भट्टाचार्य, उनके जो मुँह बोली बेटी के पति थे, दामाद उनको वो कहते थे, वो तो मनाली ही रहते थे। और अटल जी को मनाली इतना प्रिय था कि वो हर साल गर्मियों में लंबे वक्त के लिए वहाँ आते थे। और क्योंकि वो मिलनसार, सरल स्वभाव और मृदुभाषी थे तो लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे और वो भी लोगों के साथ उनका भी वैसे ही राफ्ता था। तो दिन में जब वो धूप में बैठते थे मनाली में, जो उनका लॉन था, वहाँ पे आसपास के गाँवों के प्रधान, आसपास के गाँवों के लोग, बच्चे
सब आ जाते थे। ये तब की बात है जब वो प्रधानमंत्री बने नहीं थे और लीडर ऑफ अपोजिशन थे, विपक्ष के नेता थे। तो तब भी लोग उन्हें कहा, हर बार लोग कहते थे कि आप जरूर प्रधानमंत्री बनेंगे एक दिन देश के, मनाली के देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है। और उनकी बड़ी आस्था थी। एक शुरू देवी मनाली में है जिसमें कि व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने, जब वो प्रधानमंत्री बने, उस मंदिर के लिए उन्होंने पैसा भी दिया प्रधानमंत्री कोष से। वहाँ के स्कूल के लिए भी उन्होंने पैसा दिया मनाली के। तो प्रधानमंत्री होके मनाली के उसका काम किया। तो उसका रीज़न ये था कि जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तो वहाँ पे भी उनके बारे में ये भविष्यवाणी हुई थी उस मंदिर में कि आप प्रधानमंत्री बनोगे और इतने टाइम के बाद बनोगे, तो जो ठीक निकली। तो उनकी श्रद्धा थी देवी देवताओं में, पूजा पाठ बहुत करते थे। तो वो मंदिर आज भी है और लोग उसको अटल जी के मतलब प्रिय मंदिर के तौर पे देखने जाते हैं। बड़ा हिस्टोरिकल मंदिर है मनाली में। और वहाँ के लोग, जितने आसपास के लोग हैं जो उनके घरों के पास थे, वो अटल जी को अपना पड़ोसी मानते थे। उनके लिए वो बड़े नेता नहीं थे, उनके लिए वो एक पड़ोसी थे। और आप हैरान हो जाएंगे, उसमें एसटीडी पीसीओ का वक्त था, एसटीडी पीसीओ हुआ करते थे। मनाली जब प्रधानमंत्री बन गए, वो मनाली के बहुत सारे लोगों के पास उनका वो नंबर था जिस नंबर पे वो डायरेक्ट फ़ोन उठाते थे। या मनाली के लोगों के बारे में पीएमओ में ये इंस्ट्रक्शंस थे कि अगर किसी का फ़ोन आएगा तो बात करानी है। और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि एसटीडी पीसीओ में आदमी घुसा, 2-3 लोग वेट कर रहे हैं और वो प्रधानमंत्री से बात कर रहा है। तो ये आप सोच नहीं सकते कि कितनी सरलता, कितना अच्छा व्यवहार और कितने अपनेपन से वो वहाँ के लोगों के साथ रहते थे। बहुत सारी बातें हैं जो आज तक मनाली के बहुत सारे घरों में अटल जी के साथ व्यक्तिगत बच्चों की फ़ोटो है, किसी बच्चे को गोद में बिठाया, कोई बच्चा साथ खड़ा है। तो मनाली में वो ऐसे थे कि जैसे उनका मनाली है और मनाली के वो हैं। और प्रधानमंत्री बनने के बाद रिस्ट्रिक्शंस हो गई क्योंकि प्रधानमंत्री के पास हर व्यक्ति नहीं आ सकता। फिर भी उन्होंने लोगों के साथ दिन फिक्स करके, टाइम फिक्स करके, मनाली पंचायत के लोगों के साथ, प्रीडी पंचायत के लोगों के साथ, तो जो उनका शेड्यूल निकलता था जब वो रहते थे गर्मियों में, जब वो प्रधानमंत्री थे, हर गर्मी में वो वहाँ आए। और जब वो आते थे तो आपको पता है लाव लश्कर प्रधानमंत्री का कितना होता है। तब तक लोगों को ये, पहले जैसे अटल जी तब नहीं थे, वो प्रधानमंत्री थे देश के और 8-8-10 दिन वो रहते थे। तो और जनरली वो मई और जून में आते थे क्योंकि उन्हें सबसे अच्छा वक्त यही लगता था। तो जब वो आते थे तो मनाली में एक अलग तरह का माहौल था, अलग तरह की रौनक थी। और आप मनाली को वो कितना मिस करते थे, आप समझिए कि 1999 में कारगिल हुआ और वो भी आप देखेंगे कि जून में हुआ, मई के अंत में और जून में कारगिल वॉर चली, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट चला। और उसमें पूरी टेंशन, और वाजपेयी जी के साथ, क्योंकि उससे मुशर्रफ और वाजपेयी जी की वार्ता हुई थी, उससे पहले काफ़ी था, तो पूरी दुनिया का ध्यान देश पे था, हमारा ध्यान तो था ही। उस दौरान भी पीएमओ शिफ्ट हुआ मनाली और वो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मनाली में जाके बात करूँगा। और मुझे वो याद है, रिपोर्टिंग उसमें हम करते थे बहुत सारे, तो हम सारे पत्रकार वहीं थे, पूरा देश का मीडिया वहाँ था। तो उस समय क्या था कि कारगिल वॉर चल रही थी और पूरी स्ट्रेटजी जो राजनीतिक तौर पर बनती है उसमें सबसे पहली तो एक ही बात रहती है कि जितने ज़्यादा दुनिया के देश हमें समर्थन दे दें और जो हमारी बात पे एग्री करें और जो ये कहें, वो सबसे बड़ी ज़रूरत एक राजनीतिक तौर पर रहती है, जो कूटनीति है। तो अटल जी ने जो समर्थन सभी देशों से बात करके पाकिस्तान के बारे में, जो पाकिस्तान को एक्सपोज किया, वो सारी बातचीत लगभग सभी देशों से, मनाली से होती थी। तो वो रिपोर्टर के तौर पे बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए कि वो बात हुई, कब हुई और किस देश ने हमें समर्थन दिया, किस देश ने पाकिस्तान के पक्ष में बात कही। वो सबसे बड़ी खबर थी अगर पत्रकार के तौर पे बात करें तो। वो कितना ध्यान रखते थे, आप देखिए कि वो खबर जब आती थी वो 9-10 बजे के आसपास रात को पता चलता था, क्योंकि कुछ देशों का समय अलग था। अगर आप इंग्लैंड में बात करेंगे या आप अगर यूएस से बात करें तो नेचुरली उनको उनके वक्त के हिसाब से हमें बात करनी है। तो हमारी कई बार खबर के हिसाब से हमारा 10 बजे, बहुत प्रिंट मीडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि बहुत लेट खबर जा रही है आपकी। तो एक बार क्या हुआ कि ये बात उनके ध्यान में हम लेके आए कि अटल जी कुछ, बाकी तो सब ठीक है। उन्होंने कहा कोई आप लोगों को दिक्कत तो नहीं है? हमने कहा सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आपकी खबर बहुत लेट आती है और खबर तब आती है, हमारा अखबार तब छपने के बिल्कुल अंतिम दौर में रहता है, तो एक एडिशन तो हमारा बिना आपकी खबर के निकल जाता है, बाकी एडिशन में खबर हम ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैक्सिमम टाइम पे हम कोशिश करेंगे कि खबर आप तक पहुंच जाए। और फिर कुल मिला के बातचीत तो एक औपचारिक रहती है, उससे पहले देश के साथ हमारी बातचीत हो जाती है और तय हो जाता है कि वो किस तरह का रुख अपनाने वाले हैं। तो फिर उन्हें बीबी टंडन, उनके मीडिया एडवाइज़र थे, उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी कि ये जितने पत्रकार हैं और जो यहाँ आए हैं, जिनको इन्हें कोई दिक्कत ना हो, सबसे ज़्यादा ख्याल इनका रखें।
तो ये उन आदमी की मतलब बहुत बड़ी ग्रेटनेस थी कि वो आसपास जो भी उनके हो, और उनको पत्रकार अगर वो सिक्योरिटी के घेरे में चल रहे हैं, आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री जब आते हैं तो आप उनसे एकदम से तो मिल नहीं पाते। तो मुझे याद है कि लोग उनको अगर उनसे बात कर दी और अटल जी को सुरक्षा घेरे में ले जाया जा रहा है तो लोग आवाज़ देते थे, अटल जी जोर जोर से, जैसे किसी स्कूल के बच्चे एक दूसरे को आवाज़ दे के बुला लेते हैं, तो पत्रकारों उन्हें आवाज़ दे के बुला लेते थे। और उनके थोड़ा चलने में दिक्कत रहती थी क्योंकि उनके नी रिप्लेसमेंट हुई थी, तो वो बड़े धीरे धीरे, क्योंकि हम लोग वो दायरा क्रॉस नहीं कर सकते थे, तो वो एसपीजी को रोक देते थे और एसपीजी को कहते थे वो आवाज़ दे रहे हैं, मुझे वहाँ जाना है। तो वो चल के आते थे। फिर प्रेस वालों से जो बात उन्होंने कर दी है, बहुत मैच्योर पॉलिटिशियंस थे, आप उनके मुंह में कुछ बात बोल के बुलवा नहीं सकते थे, लेकिन मिलते थे, हंसते थे, फिर बात करते थे, चुटकुले सुनाएंगे, कविता सुनाएंगे, जैसे उनका दिल करेगा, और फिर चले जाएंगे। तो इस तरह का दौर देखा। एक बार उनको आप समझिए कि इतने प्रधानमंत्री होते हुए कवि हृदय थे। एक बार उन्होंने मनाली में कवि सम्मेलन का आयोजन करवा दिया। विष्णुकांत शास्त्री हिमाचल के गवर्नर थे, मुख्यमंत्री के पद पर प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल थे। तो उन्होंने कहा कि ये कवि सम्मेलन सिर्फ हिमाचल के कवियों के लिए है और मेरे लिए है। तो उन्होंने मनाली के माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट में कवि सम्मेलन का आयोजन करवाया, जिसमें जो हिमाचल के कवि हैं उनको साथ बिठाया। तो प्रधानमंत्री के साथ कवि सम्मेलन आपको करने को मिले, तो ये सम्मान तो हिमाचल के कवियों को ही हासिल हुआ जब वो प्रधानमंत्री थे, और पूरा मंच भरा हुआ था। और वहाँ पे बड़ी मज़ेदार बात हुई। एक नरेंद्र मोदी जो अब प्रधानमंत्री हैं, वो हिमाचल के प्रभारी थे बीजेपी के, उस कवि सम्मेलन में वो भी थे। तो एक बड़ी विचित्र सी स्थिति पैदा हुई। अटल जी ने अपनी एक कविता पढ़ी और उस कविता में उन्होंने जिक्र किया जब वो यूएस में ऑपरेशन कराने के लिए गए थे, और उस ऑपरेशन के बाद जब वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, तो उस दौरान वो उन्होंने कहा कि मुझे अस्पताल में बैठकर मैंने ये कविता लिखी थी, तो मैं ये पढ़ना चाहता हूँ। और उसका कुछ जो एक तरह से उसका जो भाव था कविता का, वो इस तरह से था कि मेरी इच्छा, वो उनके बड़ी मशहूर कविता है ये भी, कि मैं जब इच्छा उनकी ये थी कि जब भी मौत दस्तक दे मैं खुद दरवाज़ा खोलूँ। मतलब मैं इस स्थिति में नहीं जाना चाहता। हालांकि भाग्य ने ऐसा ही किया और वो बहुत साल कोमा में रहे, 1 साल काफ़ी लंबा समय रहे, पर वो चाहते नहीं थे ये सब। और उनकी इच्छा थी कि अगर जब भी मौत आए वो इस तरह से रहे कि जैसे मैं खुद दरवाज़ा खोलूँ जब मुझे मौत की दस्तक आए। तो इसका कहने का तात्पर्य उनका यही था, भाव यही था कि मैं ऐसी हालत में ना मरूँ कि मैं बिस्तरे पे रहूँ। तो जब ये कविता उन्होंने पढ़ी तो मोदी जी भी जोश में आ गए। मोदी जी ने वहीं पे, हालांकि मोदी जी कवि सम्मेलन में कवियों के बीच में नहीं थे, वो सामने बैठे थे, लेकिन उन्हें लगा कि वो भी भाव में, अपने एक तरह से भाव में बह गए। और उन्होंने कहा, अटल जी जब आपने ये कविता लिखी थी तो मैं उसमें गुजरात में था, और मैंने उसमें ये कविता आपकी मुझ तक भी मैंने भी पढ़ी थी, और जब ये पढ़ी उस पर मैंने गुजराती में एक कविता लिखी है। अब मोदी जी उतने बड़े वैसे कवि तो थे, कविताएं लिखते होंगे, लेकिन वैसे कवि नहीं थे जैसे अटल जी थे या वैसे बाकी थे। तो उन्होंने कहा कि मैं वो कविता हिंदी में सुनाना चाहता हूँ, तो मुझे, तो अटल जी ने थोड़ा देखा, फिर कहा सुनाइए। तो मोदी जी डायस पे आए, तो मोदी जी ने जो अपनी कविता पढ़ी वो भावनात्मक तौर पे तो ठीक थी, लेकिन वो अटल जी को कुछ ऐसा अटपटा लगा उसमें। उन्होंने कहा कि आप अगर ऐसा समझ रहे हो मेरी कविता से कि मैं मौत से डर रहा हूँ, और ये मेरी कविता का भाव नहीं है, तो मोदी जी ने कहा कि नहीं, मैं भी उसी भाव से कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, फिर वो हंस पड़े जब उन्हें लगा कि वो अलग अलग स्तर पे बात हो रही है। मोदी जी अलग स्तर पे सोच रहे हैं, मैं अलग स्तर पे सोच रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, मोदी जी आप कवि नहीं हो। और फिर उन्होंने माइक लिया और हंसते हुए बहुत ज़ोर से कहा, मोदी जी की कविता को कवि सम्मेलन का हिस्सा ना समझा जाए। तो बड़े ज़ोर से ठहाके लगे, सब कुछ हुआ, और फिर उन्होंने कहा, अपनी बात कही, मोदी जी भी बैठ गए। तो बड़ा एक अच्छे माहौल में इस तरह की बातें होती रहती थी। फिर उन्होंने हिमाचल के जो कवि थे उनकी कविताओं पे बड़ी अच्छी वो बातें कही। फिर विष्णुकांत शास्त्री बड़े विद्वान थे जो गवर्नर थे उसमें, धूमल साहब भी ऐसी जगहों पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट अपना डालते थे। तो धूमल साहब ने भी उसमें काफ़ी अपनी बड़ा अच्छा स्पीच दी। तो बहुत खुश होकर, ऐसा उन्हें देख के कभी लगता नहीं था प्रधानमंत्री के तौर पे कि कोई बहुत दबाव में वो हो, या किसी तरह की कोई बहुत ज़्यादा वो एक, जैसे कि आप आम तौर पे जो प्रधानमंत्री होगा उस 10 प्रेशर में वो रहते हैं, लेकिन वो कभी चेहरे पे उनको नहीं आने देते थे।
तो कारगिल युद्ध पूरा यहाँ से उस समय हुआ और पूरा पीएमओ यहाँ पे शिफ्ट हुआ था। तो नेचुरली ऐसे वक्त में उन्होंने जिस तरह से विजय हुई कारगिल में और जिस तरह से उन्होंने सारे निर्णय लिए, उसमें किसी को आज कोई वो नहीं है। तो एक बड़े लोगों के साथ रहकर जीने वाले प्रधानमंत्री थे वो। और जैसे मैंने आपको कहा कि लोगों के साथ उनका व्यक्तिगत संबंध था और वो इस बात का ध्यान रखते थे कि जो आदमी उनके साथ हो उसे किसी तरह की कभी भी कोई एक तरह से वो कंफर्टेबल रहे। तो इसके कई उदाहरण हैं। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। एक बार वो रोडू में जब वो विपक्ष के नेता थे, प्रधानमंत्री अभी बने नहीं थे, तो चुनाव में रोडू आए। मुझे लगता है 1993 की बात है, 1993 की बात है। और रोडू आए तो मैं उसमें नवभारत टाइम्स के लिए रिपोर्टिंग करता था शिमला से। तो मुझे लगा कि विपक्ष के नेता है, इनका इंटरव्यू किया जाए। तो मैंने खुशीराम बालनाटा जो रोडू से चुनाव लड़ते थे उनके थ्रू, और जो हिमाचल बीजेपी पहली बार, तब तक मैं अटल जी से मिला नहीं था कभी भी, तो मैंने अपना कहा गणेश दत्त जी यहाँ हैं, मैंने कहा आप एक बार मेरी बात करवा सकते हैं, तो मैं उनका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। तो बात जब हुई तो उन्होंने कहा नवभारत टाइम्स राष्ट्रीय अखबार है, और उनके हमारे जो उसमें मुख्य संपादक थे वो उनके अच्छे मित्र थे। वो उन्होंने मुझे बाद में, तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है हम इंटरव्यू करेंगे। तो उन्हें कहा कि आप, मैं रोडू चला गया। तो वहाँ पे उन्होंने भाषण दिया बड़ा अच्छा, और लोगों से अपील की कि हालांकि आप लोग वीरभद्र सिंह जी को वोट देते हो, वो भी अच्छे मित्र हैं, लेकिन खुशीराम बालनाटा जैसे नौजवान को जिताओ। 1993 की बात है। तो काफ़ी बच्ची रैली हुई थी रोडू में। और उसके बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करें, यहाँ तो बात नहीं होगी, आप मेरी कार में वापस चलते हैं, तो वापस चलते हुए बात करेंगे। तो वो जो सफ़र था वो रोडू से शिमला का कोई 4.5 घंटे का सफ़र था। एम्बेसडर्स कार हुआ करती थी, एम्बेसडर में उन्हें बिठाया और रास्ते में बात की। तो वो इतनी अच्छी बातचीत हुई, मैं आपको बताऊं। मैंने ऐसे ही उनसे कई बातें पूछी, जैसे अडवाणी जी और उनके रिश्तों के बारे में कई बार अखबारों में आता था, जब वो प्रधानमंत्री बने तब भी आता था कि दोनों के रिश्ते ठीक नहीं हैं। तो मैंने एक सवाल ये भी उनसे कहा कि आपके और अटल जी, आपके और अडवाणी जी को बिल्कुल जोड़ी माना जाता है। रथ यात्रा उन्होंने की और आपको कहा जाता है कि आप बीजेपी का लिबरल चेहरा हो, आप सभी के साथ बातचीत करते हो, लेकिन अटल जी को अडवाणी जी को कट्टरता के साथ देखा जाता है और कहा जाता है कि वो हिंदू कट्टरवाद के चेहरे हैं। तो आप दोनों के बीच में क्या कोई डिफरेंसेस हैं, या कुछ आपको भी लगता है कि उनका रास्ता और आपका रास्ता थोड़ा अलग अलग है? तो वो बड़ी ज़ोर से हंसे। उन्होंने कहा कि आप ने जो सवाल वही पूछा है जो सारा देश, सारा मीडिया मुझसे पूछता रहता है, पर चलो मैं आज आपको वो बताता हूँ जो मैंने देश के मीडिया से कभी टाइम नहीं मिला, कभी इतनी बात नहीं की। तो उन्होंने बड़ा अच्छा किस्सा सुनाया जो बहुत ही सुनने वाला है। उन्होंने कहा कि देश में जब आज़ाद हुआ, मैं और अडवाणी जी लगभग तब से साथ हैं, और हम युवा थे, और युवा होने के बाद हम दोनों का ये भी निश्चित था कि राजनीति करेंगे, क्योंकि देश की, पहले भी हम देश के साथ थे, देश की आज़ादी की लड़ाई में थे, पर कांग्रेस की विचारधारा से अलग थे। तो पहले तो ये हुआ कि जब कांग्रेस आज़ादी के बाद भी कांग्रेस के तौर पे लड़ी, तो हम लोग बड़े वो हुए कि कांग्रेस का नाम बदला जाए, क्यों इस कांग्रेस के नाम से लड़ी, तो आज़ादी के लिए लड़ाई थी, और वो हुआ नहीं। तो कांग्रेस ने, हमने कहा कि अब लोग इसको पसंद नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमने पहला चुनाव 52 या कोई उन्होंने सन बताया था, जो मैंने लिखा था अखबार में, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट जो था, मतलब ये 50 के दशक की बात है। 47 में देश आज़ाद हुआ, तो 2-3 साल के बाद, 4 साल के बाद दिल्ली म्यूनसिपल कमेटी होगी, उसमें कॉरपोरेशन जो है उसके चुनाव हुए। तो उन्होंने कहा कि हमें लगा कि पहला झटका कांग्रेस को अब इसमें मिलेगा, क्योंकि देश आज़ाद हो गया है। कांग्रेस को लोग, अब हमें पूरी जगह लोग, हम जाते थे, कहीं भी जाते थे, वो बता रहे थे, तो लोग कहते थे अब कांग्रेस का वक्त गया, अब तो जनसंघ या जो भी उस समय होगी पार्टी वो आएगी, ऑपोजिशन आएगी। तो उन्होंने कहा हमने दिल्ली म्यूनसिपल कमेटी के सारे चुनाव में अपने लोग खड़े किए और ज़ोर शोर से ऐसा धुआंधार प्रचार किया, और लोगों ने बहुत स्वागत किया। हर जगह हम जाते थे, हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलता था। तो मैं और अडवाणी जी साथ थे। तो ये वो दौर था जहाँ से हमने राजनीति की शुरुआत की, और बहुत ज़ोर शोर से की। और इस दौरान उन्होंने कहा, मैं पहाड़गंज में रहते थे कमरा लेके, और जिसमें ये दोनों एक ही कमरे में रहते थे। तो उन्होंने कहा कि आज लोग मेरे और अडवाणी जी के डिफरेंसेस की बात करते हैं। उस समय मैं आपको बताऊं, मैं और अडवाणी जी इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे सोचते थे, इकट्ठे सोते थे, इकट्ठे जागते थे, इकट्ठे देश का भविष्य और अपना भविष्य का अंदाज़ा लगाते थे क्या होगा। और उन्होंने कहा कि मुझे खाना बनाना नहीं आता था, खाना बनाना अडवाणी जी को आता था। तो पैक्ट ये था, खाना वो बनाएंगे, बर्तन मैं मांजूंगा।
तो ये कहा मेरी इस तरह की आत्मीयता वाला रिश्ता है आडवाणी जी के साथ, बचपन का, दोस्ती का, जवानी का। और बर्तन मैं मांजता था, खाना वो बनाते थे। तो आप समझ सकते हो कि मेरे और उनके कोई डिफरेंसेस होंगे। और फिर उन्होंने आगे बड़ी मज़ेदार बात बताई। उन्होंने कहा दिल्ली म्यूनसिपल कमेटी का चुनाव हुआ, जिसमें हमें पूरी उम्मीद थी कि इस बार व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है दिल्ली में भी, जो अब बड़े मशहूर नारा है हिमाचल का। तो कहते व्यवस्था परिवर्तन कर देंगे और हम पूरे दिल्ली में छा जाएंगे, क्योंकि लोगों का रिस्पांस बहुत था और कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है और पूरी देश बदलाव की तरफ जा रहा है। आज़ादी से पहले की पार्टी को आज़ादी के बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। और चुनाव हुए और रिजल्ट आए, एक भी सीट नहीं मिली, सारी कांग्रेस जीत गई, दिल्ली में बुरी तरह हारे। तो कहते हमें समझ नहीं आया ये हुआ कैसे। तो मैंने आडवाणी को कहा कि यार ऐसा करते कोई नौकरी ढूंढते हैं, राजनीति हमारे बस की बात नहीं है। अगर राजनीति में हम सफल हो जाते तो आज हम कुछ तो जीतते, एक भी सीट नहीं जीते, तो ये कैसे हो सकता है। और हम बहुत उदास थे, कमरे पे गए और आडवाणी जी ने खिचड़ी बनाई, खिचड़ी खाई। और मैंने कहा कि अगर अब हम नहीं जीत पाए तो हम कभी नहीं जीत पाएंगे, तो राजनीति हमारे लिए नहीं है, हमें कुछ और काम करना चाहिए, समाज सेवा करनी है, करते रहेंगे, राजनीति तो छोड़ दो। तो आडवाणी जी भी उदास थे, हम दोनों उदास थे। तो उन्होंने कहा यार ठीक है, ये भी डिसाइड करेंगे, पर चलो आज फिल्म देखने चलते हैं, बहुत टाइम के बाद रिजल्ट निकल गए हैं, बिल्कुल फ्री हैं, अब कुछ करने को भी नहीं है, फिल्म देखते हैं। तो मुझे भी तो कहते हैं, पहाड़गंज में उन्होंने एक थिएटर का नाम बताया, इम्पीरियल। आज भी इम्पीरियल थिएटर चलता है पहाड़गंज में। तो वो कहते हैं वो इम्पीरियल थिएटर है एक पहाड़गंज में। तो मैं और वो वहाँ फिल्म देखने गए, और फिल्म देखने गए तो मेरी आंखें चमकी। हमें ये भी मालूम नहीं था कौन सी फिल्म है, बस फिल्म देखनी है इसलिए चले गए। तो उन्होंने कहा वहाँ फिल्म जैसे ही मैंने देखा थिएटर पे, तो मैंने आडवाणी को कहा फिल्म देखो कौन सी लगी है। तो उनकी भी आंखें चमकी। उन्होंने कहा राजनीति करेंगे। फिल्म का शीर्षक था फिर सुबह होगी, टाइटल। अब उस समय एक फिल्म आई थी, मेरे ख्याल से राज कपूर की है किसी, फिर सुबह होगी। तो उन्होंने कहा कि अगर ये हमारे लिए शायद इंस्पिरेशन है, ये प्रेरणा है फिल्म, फिर सुबह होगी। ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही बार सुबह होगी और फिर ख़त्म होगी, फिर सुबह होगी, ये रात जाएगी। तो हम अगले दिन से फिर राजनीति में हम जुट गए। तो कहने का मतलब उनका ये था कि ये सब इतना हम लोगों ने ऐसे ऐसे दौर देखे, इकट्ठे रहे हैं, तो हम लोगों में डिफरेंसेस का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये बात मैं आपको बताऊं, उसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जब बने, ये प्राइम मिनिस्टर बने और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने आडवाणी जी। शिमला आए थे आडवाणी जी, आशियाना रेस्टोरेंट में एक बार, बहुत बड़ी सिक्योरिटी थी, हालांकि वो पत्रकारों के साथ बात नहीं कर रहे थे। तो मैंने थोड़ा कोशिश करके उनसे बात कर ली थी, और मैंने उनको बातचीत शुरू यहीं से की ताकि वो थोड़ा स्पेस दे दें, क्योंकि वो उन्हें लगा कुछ ऐसे सवाल ना पूछे जाए जो कि उसमें नहीं चाहते नेता जब बन जाते हैं। तो मैंने उनको कहा कि मुझे आपसे और कुछ नहीं पूछना है, मुझे अटल जी ने आपके बारे में बहुत सारी बातें बताई है बचपन की। तो फिर उन कहते क्या बात बताई है। तो मैंने उनको कहा कि एक बात बताई है कि आप खाना बनाते थे, बर्तन वो मांजते थे। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक, यही था। अरे वो तब की पहाड़गंज में रहते थे हम दोनों। तो मैंने कहा फिर आप फिल्म देखने गए थे? फिर उन्होंने मुझे कहा बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठा लिया। तो वो एक उनके साथ जब बात हुई तो उससे भी वो बड़े पुरानी बातें उनको भी याद आई, बड़े खुश हुए आडवाणी जी। और उन्होंने कहा बिल्कुल आपको जो अटल जी ने कहा है ये ऐसा ही था। और हम दोनों फिल्म देखने गए थे, फिर सुबह होगी। और वो फिल्म इतनी ऐतिहासिक रही हमारे लिए कि हमारी सुबह भी हुई। आज मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हूँ, वो प्राइम मिनिस्टर, तो ये दौर तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो उन्होंने भी इस बात को नकारा और कहा कि अटल जी जैसा व्यक्ति नहीं है, हम दोनों साथ रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ अटल जी कैसे व्यक्ति हैं, और उनके लिए प्रधानमंत्री पद का महत्व नहीं है कि हमारे डिफरेंसेस हो जाए, यार मैं डिप्टी हूँ वो प्रधानमंत्री, हम दोनों एक बराबर हैं, एक साथ हैं, और दोस्ती है हमें और पारिवारिक संबंध है। तो ऐसी चीज़ों को आदमी कभी नहीं भूल सकता। तो बहुत अच्छा समय गुजरा। तो जहाँ तक अटल जी की बात है, वो और बातें अगर उनकी जोड़ूँ, मैं जो रोडू वाली बात आपको पहले बता रहा था उसको अगर कंटिन्यू करें, तो जब हम चले रोडू से तो ये बातें हुई कि आडवाणी जी के साथ उनके क्या रिश्ते हैं, उस पर जब उन्होंने कहा, तो एक बड़ी सरलता की बात बताता हूँ उनके लिए, जिसमें उन्होंने मुझे एक किस्सा भी सुनाया, और मुझे लगता है आपको भी ये किस्सा सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। हुआ ये कि जब ठियोग के पास गाड़ियाँ पहुँची तो अटल जी को थोड़ा टॉयलेट जाना था। तो अटल जी ने मुझे कहा मुझे थोड़ा टॉयलेट जाना है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम रहती है, तो जल्दी ज़रा कुछ बताओ, कहाँ लोकल हो तुम, कहाँ रुकेंगे अब? तो मैंने कहा सर अब तो ठियोग में रेस्ट हाउस है और एक टूरिज़्म का भी एक बीच में आएगा, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा वहाँ रुक सकते हैं। तो थोड़ी दूर चले तो अटल जी ने कहा कि यार
कितनी दूर है? मैंने कहा सर अभी 5-6 किलोमीटर तो होगा एक कोई। उन्होंने कहा अरे यार तुम ऐसा करो, ड्राइवर को कहा गाड़ी रोक दो। अब अटल जी की गाड़ी अकेली तो थी नहीं, आगे भी 10-20 गाड़ी थी, पायलट था, हिमाचल ने मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन थे वो उसमें देश के, और पीछे एस्कॉर्ट भी थी, और साथ में बीजेपी के लोगों की कोई 25-30 गाड़ियाँ थी, मतलब बहुत सारे लोग उनके साथ चल रहे थे। और तो मैंने कहा कि अब यहाँ तो, उन्होंने कहा अरे भाई जब कभी इमरजेंसी हो तो कोई लघु शंका के लिए कोई अब कहाँ टॉयलेट ढूंढते रहोगे, तो कहीं देखते हैं यहीं पे, तो अब क्या करें, नेचुरल कॉल है। तो वो कार से उतरे, मैं भी उतरा, तो उसके बाद उन्होंने जहाँ भी उनको कहीं थोड़ा सा स्पेस मिला तो उन्होंने अपने आप को निवृत्त किया। अब वो जब वो वापस आए कार में तो मेरी तरफ देखा, तो मैंने थोड़ा सा कुछ नहीं, मैंने कहा ठीक है सर चलो आगे, वैसे ज़्यादा दूर नहीं था। तो उन्होंने कहा अच्छा पीछे तो बहुत गाड़ियाँ रुकी हैं भाई हमारे चक्कर में। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, वो तो वो एक तरह से मुझे कुछ उस समय जैसे होता है कि मुझे भी लगा कि एक ऑड सिचुएशन थी कि ऐसा इतने सारे लोगों के साथ आप चल रहे हो और फिर आप, तो वो हंस पड़े। वो कहते अभी आओ कार में, तुम्हें एक ना किस्सा सुनाता हूँ। तो वो किस्सा मेरे बड़ा काम आया, काम कैसे है वो मैं आपको भी बताऊँगा। तो वो किस्सा उन्होंने ये सुनाया कि एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, हर खजाना भरा हुआ था, ऐशो आराम पूरा था, जो दुनिया में आदमी को चाहिए वो सब कुछ उस राजा के पास था। पर फिर भी उसको ये लग रहा था कि आनंद नहीं आ रहा ज़िंदगी में, मज़ा नहीं आ रहा। तो राजा ने कहा कि ये तो है सब कुछ हो गया पर मज़ा तो आ ही नहीं रहा, कुछ लाइफ तो ऐसी चल रही, ज़िंदगी कुछ चल नहीं रही। तो राजाओं का ज़माना था, तो राजा ने मुनादी कराई कि कोई मुझे ये बताया कि मज़ा कैसे आ सकता है लाइफ में। ये ठीक है लाइफ तो सब कुछ है, सब कुछ चल रहा है, मज़ा कैसे आएगा ये बताओ ताकि मैं कुछ खुश रहूँ, मज़ा तो आए ज़िंदगी में सुबह उठ के। तो राजा की जब मुनादी, और उसने कहा कि जो मुझे बताएगा मज़ा आएगा, जिस चीज़ से मुझे मज़ा आया मैं उस आदमी को, जो राजा खुश हो गया तो धन धान्य से वो पूरा उसको पूरा नवाज देगा। तो राजा ने अनाउंसमेंट किया, तो आए लोग तरह तरह के आइडिया लेके। किसी ने कहा सर महाराज आप शिकार पे जाया करो, आप कम शिकार करते हो, शिकार करोगे बहुत मज़ा आएगा। तो राजा गया, राजा ने 2-4 दिन शिकार किया, बोर हो गया यार ये कोई, इससे मज़ा क्या है, ये तो कुछ नहीं आया। तो किसी ने कहा कि आप नाटक कराओ, नाटक देखो, बहुत रंगमंच बहुत बढ़िया चीज़ है। तो राजा ने कहा करो नाटक करो। तो नाटक देखा, पहले दिन आया, दूसरे दिन क्या है कुछ नहीं है, ये तो क्या है बंद कर दो। किसी ने कहा नृत्यांगना बुलावा, दरबार में नृत्य कराओ, सारे मंत्री और वो सारा दरबार सजाओ। किसी ने कहा कि आप दूसरे राज्य पे आक्रमण करो और उसकी सीमा भी जीत लो, तो उससे बहुत मज़ा आएगा राजा का। तो उसी से राजा ने वो कहा मैं कर चुका हूँ और कर लेंगे 1-2 जगह, और राज्य ने आक्रमण किया जीत लिया, तो क्या मज़ा नहीं आया। तो राजा को इस सवाल का जवाब नहीं मिला। तो राजा बड़े इंतजार में था कि कभी कोई ज़िंदगी में उसे ये समझाए। तो अटल जी ने बड़े मज़े से सुनाई ये चीज़ के उसके बाद राजा दरबार से निकल के और जनता में जाता था, पब्लिक में जाता था, ताकि उनकी शिकायतें, उनके ग्रीवेंसेस जैसे आजकल भी लोग करते हैं, मुख्यमंत्री लोग करते हैं, तो राजा भी मिलता था लोगों से, उसका एक प्रोग्राम रहता था। तो जब वो अगली बार एक बार गया, रथ पे सवार था, दोनों तरफ जनता खड़ी थी अपने वहाँ की, और प्रजा राजा को देख के जय जयकार करती थी और फिर अपनी समस्याएं बताती थी। तो प्रजा के बीच से राजा का रथ निकल रहा था, दोनों तरफ भीड़ लगी हुई थी। तो राजा को लघु शंका आ गई, उनको भी टॉयलेट की ज़रूरत पड़ गई। तो राजा ने मंत्री के काम में कहा कि देखो ज़रा कुछ इंतजाम करो, मुझे तो कुछ लघु शंका जाना है। तो मंत्री ने कहा कि महाराज राजा साहब, राजा नहीं जा सकते ऐसे, प्रजा यहाँ खड़ी है, दोनों तरफ महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जनता है, और राजा का तो ऑरा है कितना रहता है कि राजा को तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो वो तो आम आदमी बन जाएगा अगर इस तरह से। तो ये तो आपको बिल्कुल आज्ञा नहीं है इस चीज़ की, तो आपको तो अब कंट्रोल ही करना पड़ेगा। तो राजा परेशान हो गए। थोड़ी दूर और रथ गया, लोग अपनी समस्याएं बता रहे और राजा का ध्यान भटक गया, तो लोगों की समस्याएं भी सुनना शुरू नहीं हुए। तो राजा और आगे गए, तो उन्होंने फिर मंत्री से कहा कि देखो कुछ इंतजाम करो। उन्होंने कहा थोड़ी देर के बाद इंतजाम हो जाएगा, पर अभी तो प्रजा मिल रही है आपसे, तो आप मिलते रहो। तो राजा फिर चलते रहे। तो थोड़ी देर में राजा ने कहा कि यार आप लोग जाओ और इन लोगों से पूछो क्या समस्या है, मैं रथ पे बैठ रहा हूँ। तो उनको लगा मैं नहीं उतरूँगा, अब बहुत ज़्यादा उसमें आ गए वो। तो मंत्री उतर गए रथ से, प्रजा, उन्होंने कहा बताइए समस्याएं बताएं जैसे था। तो जो रथ चला रहा था रथवान, वो और राजा दोनों रह गए रथ पे। तो राजा कहता है यार कितनी दूर रह गया देखो। तो उसने कहा कि महाराज
इन मंत्रियों की बात सुनो, वो जो पेड़ है ना सामने बड़ा वाला बरगद का दिख रहा है ना, आप जाओ मैं रथ पे, आप वहाँ पे अपना जो भी आप प्रेशर रिलीज करके आओ। तो राजा को कोई सुनना चाहते थे वो कि कोई आइडिया ऐसा दे दे जो मतलब इसको, तो राजा ने छलांग मारी ऑलमोस्ट रथ से, और वो गए और पेड़ के पीछे जाके उन्होंने बिल्कुल लघुशंका से निवृत्त होके, जैसे आता है आदमी एक फ्री होके, वो वापस आके रथ पे आए और बोलता मज़ा आ गया। तो रथवान ने कहा कि महाराज मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, पर देखो ज़िंदगी में मज़ा जो है ना छोटी छोटी चीज़ों में ही आता है, बड़ी चीज़ों में नहीं आता। आपको ये जो लोग बता रहे हैं ना इस पे आक्रमण करो, नृत्य कराओ और ये करवाओ, यहाँ मज़ा नहीं आएगा। तो राजा की आंखें खुली, उसने कहा अरे तूने तो मुझे उस सवाल का जवाब दे दिया जिसका मैं ढूंढ रहा था। तो इसलिए उसके बाद राजा ने उसको जो भी इनाम दिए, तो अटल जी हंस पड़े। उन्होंने कहा अब आप बताओ ये कष्ट सह के मैं शिमला तक जाता या तुम जहाँ कह रहे हो वहाँ तक जाता, तो वो अच्छा था या ये अच्छा था? तो मैंने कहा, कहते आया मज़ा ना, मज़ा आया। तो मैं भी हंस पड़ा। अब क्या हुआ कि ये किस्सा हमने लिखा भी अखबार में कि अटल जी के साथ, और बड़ा लोगों ने भी पसंद किया। और ये मैंने बताया आपको 93 की बात है, और वो प्रधानमंत्री बने इसके मेरे ख्याल से 3-4 साल बाद, है ना, कुछ 96 या 98 में बने थे, नहीं उससे पहले बने थे, एक बार बने थे ना जब 96 में बने थे। तो 96 में वो प्रधानमंत्री बन गए और कुल्लू आए, मनाली आ गए एज ए प्रधानमंत्री। तो जब वो मनाली आए तो अब हम लोग पहले तो उनके साथ कार में सफ़र कर चुके, प्रधानमंत्री बन के आए तो पूरा बदल गया सब कुछ। अब तो उनके आस आप फटक नहीं सकते थे। तो और प्रधानमंत्री का इतनी सुरक्षा तो नहीं थी तब जितनी अब है, लेकिन फिर भी थी, बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने सोचा यार मैं तो इनके साथ रहा हूँ, ट्रैवल किया रोडू से शिमला तक, 4 घंटे 5 घंटे साथ बिताए और बड़ी गप्पे मार रखी। तो अगर मुझे कहीं मिल जाए तो मुझे तो इंटरव्यू मिल जाएगा। और आप तो जर्नलिस्ट हो, आपको पता है अगर प्रधानमंत्री का इंटरव्यू आप कर दो, और वो भी एक शिमला जैसी जगह में आप रहते हो, और आपको प्रधानमंत्री का इंटरव्यू मिल जाए और अच्छा इंटरव्यू मिल जाए, तो आपका करियर भी आगे जाता है। तो ये सोच के तो कुल्लू में किसी मनाली में जब वो आए, एयरपोर्ट पे उतरे, बुद्धर एयरपोर्ट पे उतरे, और वहाँ से वो मनाली प्रीडी तक जब कारकेट चला उनका, तो मैं वहाँ पे जो एसपी और डीसी थे उनको रिक्वेस्ट किया, जानते थे वो अच्छे से, कि मैं भी आपकी कार में चलता हूँ क्योंकि आप हमारी गाड़ी तो अलाउड नहीं होगी, पर आप तो सी ऑफ करने अंदर तक जाओगे। तो मौका मिल गया और गाड़ियाँ गई। तो सारी अटल जी के घर तक जो गाड़ियाँ गई उसमें डीसी और एसपी एक ही कार में बैठे थे और तीसरा में बैठा था। तो हम वहाँ पे पहुँच गए। तो अटल जी उतरे और उनकी एक आदत थी कि वो उतरने के बाद सबका धन्यवाद करके अपने कमरे में जाते, तो धीरे धीरे चलते थे। तो अटल जी के घर तक कार गई, वो लॉन था उनका पहले, जहाँ 4-5 कुर्सियाँ लगी थी और एक छतरी लगी थी जिसके नीचे वो बैठते थे अक्सर। और उसके बाद वो बरामदा था, बरामदे में कुर्सियाँ थी और फिर कमरा था। तो जब वो उतरे तो वो लॉन क्रॉस करके अपने बरामदे में चले गए। बरामदे में उनको ध्यान आया कि जो लोग आए मैं उनका धन्यवाद कर दूं। तो उन्होंने पीछे देखा तो हाथ जोड़े और कहा आप सबका धन्यवाद। फिर वो इतने कटियस थे कि जब उन्होंने देखा डीसी और एसपी, क्योंकि गाड़ी अंदर वो डीसी की भी थी थोड़ी दूर खड़ी हुई, तो उन्होंने कहा अरे डिप्टी कमिश्नर साहब भी आए हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, तो चलिए आपका। फिर उनको लगा कि मैं इन लोगों से थोड़ी बातचीत करके हालचाल जान लेता हूँ, थोड़ा उनका मजा, वो बातचीत करते थे काफ़ी। और एक बार कुल्लू में एक हादसा हुआ था, लुगड़ भट्टी एक हादसा कहते थे उसको, जिसमें बहुत सारे लोग सड़क क्रॉस करते हुए मलबे में दब के मर गए थे। तो अटल जी वो उस हादसे के लिए दिल्ली से आए थे और लोगों के बीच रह के गए थे, और उन्होंने काफ़ी स्टेटमेंट भी दी थी जिस पे हिमाचल सरकार ने कुछ प्रतिरोध किया था और कई चीज़ें हुई थी। तो वो कुछ शायद वो भी बात करना चाह रहे थे। तो उन्होंने DCSP को कहा अरे अरे बैठिए। फिर मुझे भी कहा उन्होंने आप भी बैठ जाइए। उनको लगा ये कोई ऑफिसर है, तो मैं बैठ गया। और मन में एक डर था कि एज ए जर्नलिस्ट आप बैठ गए हो, आपको बुलाया नहीं गया है और ऑफिसर्स के साथ वो बात कर दे। फिर उन्होंने कहा कि 4-5 लोग थे कि इंट्रोडक्शन, परिचय आपका। तो मुझे लगा कि अब ऑकवर्ड पोजीशन हो सकती है। तो पहले जो डीसी थे उन्होंने परिचय दिया, फिर एसपी ने परिचय दिया, उसके बाद 2-3 जो 1-2 लोग थे उन्होंने कहा, जो दिल्ली से थे वो भी थे एक वो। तो मैंने उससे पहले ही बोल दिया, मैंने कहा अटल जी मैं ऑफिसर नहीं हूँ, पर मैं आपके, पहली बात है मैंने आपके साथ सफ़र किया है। कहते आप, तो मैंने कहा मैं पत्रकार हूँ और आप भी पत्रकार रहे हैं, तो आप भी ऐसा मौका कभी ना गंवाते कि आपको एक मौका मिल रहा है आप तक पहुँचने का। तो मैं पहुँच गया। इच्छा आपकी है कि आप मेरे साथ इंटरव्यू देना चाहें, बात करना चाहें नहीं। तो मुझे पता है प्रधानमंत्री का इंटरव्यू ऐसे नहीं होता, पर
मैं आ गया, आपको मिलने की इच्छा भी थी, देखने की इच्छा भी थी, तो मौका मिला, मैं आ गया। तो वो ऐसी सिचुएशन थी कि उनका रिएक्शन कुछ भी अगर वो कहते हैं तो ऑफिसर्स वैसे रुख ले लेते मेरे लिए, और ऑफिसर्स भी सोचते ये कहीं सस्पेंड न कराया, हमें इस तरह से लेके आ गए अब इसको, और ये बैठ गया। तो अटल जी हंस पड़े, अच्छा आप कौन से अखबार में हो? तो मैंने उनको कहा कि मैं ऐसे दैनिक ट्रिब्यून में हूँ। तो मैंने कहा जी आपको मैं याद दिला दूँ, आपको याद आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा। मैंने कहा 3-4 साल पहले मैंने और आपने रोडू से शिमला का सफ़र तय किया था कार में, और तब आपने मुझे एक राजा वाली कहानी सुनाई थी जिसको कि मज़ा नहीं आता था ज़िंदगी में। तो इस बात को सुनने के बाद वो खिलखिला के हंस पड़े। वो तो मैं कई जगह सुनाता हूँ, वो आपको भी सुनाई थी मैंने। हाँ, वो रास्ते में आप मुझे रेस्ट हाउस और वो बता रहे थे ना अभी आएगा अभी आएगा, आ नहीं रहा था, तो वो तो मैं सब जगह सुनाता हूँ। अच्छा तुम वो, अरे, और फिर कहते पहचान लिया तुम्हें, पर तुम तो किसी और अखबार में थे। आप सोचो कि एक प्रधानमंत्री बनने के बाद उनको ये याद था कि ये दैनिक ट्रिब्यून में नहीं था उस समय। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, वो मैंने शुरुआत की थी, मैं द भारत टाइम्स में था। हाँ, आपने इंटरव्यू छापा था, मैंने वो पढ़ा था दिल्ली में, बहुत बढ़िया इंटरव्यू छापा था, तो धन्यवाद। और आपके संपादक जी से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा और बैठो 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 बैठो, तो मुझे तो एक हौसला मिल गया कि अब तो एंट्री हो गई। तो जब बैठे तो फिर उन्होंने कहा कि चाय या जूस पिलाओ कुछ, तो जिसको तो चाय आ गई, चाय पिया। फिर उन्होंने कहा कि मैं भी पत्रकार रहा हूँ, आपको पता है? मैंने कहा जी मुझे पता है आप पत्रकार रहे हो, और आपने मुझे उस दिन सारी कहानी सुनाई थी, आपने आडवाणी जी के साथ कहा था, फिर सुबह होगी। फिर वो ऐसा माहौल बना कि वो बड़े खुश हो गए, और उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा है, तुम भी क्या याद करोगे, इंटरव्यू दे देता हूँ तुम्हें। हालांकि ऐसा इंटरव्यू होता, पीछे बीबी टंडन खड़े थे जो मीडिया एडवाइजर थे, वो बड़े घूर रहे थे दूर से कि ये किस तरह से एनक्रोचमेंट करके यहाँ आया। दिल्ली का मीडिया पूरा मनाली में था। तो वो कल को उन्होंने कहा कि सर कुछ लोगों ने और भी मांग रखे इंटरव्यू, और बड़े बड़े चैनल्स थे, अखबार थे। उन्होंने कहा अरे उनको भी दे देंगे, अभी रुक जाओ, अभी तो ये शशिकांत जी आ गए हैं, तो पुराने मित्र हैं हमारे, एक बार हम इनके साथ, हालांकि कोई मित्रता नहीं थी, एक ही बार उनके साथ हो गए थे, पर उनके उनका सरल स्वभाव और बड़प्पन था कि उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल किया कि बैठ गया और बोले चलो पूछो, सवाल पूछो, तुम भी कहो। मैंने कहा सर मेरी करियर का ये बहुत बड़ा इवेंट होगा, आप जो इंटरव्यू दे रहे हो। उन्होंने कहा मुझे पता है, मैं पत्रकार रहा हूँ तो आज प्रधानमंत्री हूँ, तो अच्छा है, चलो लो। अब आप सोचोगे एकदम से प्रधानमंत्री आपके सामने और आपको सवाल पूछते हैं, और वो भी आप हिमाचल में रहते हो, जब आप देश के मीडिया से भी इतना। तो मुझे जो मैंने 2-3 प्रश्न उनसे पूछे, तो वो कहते ये खबर नहीं बनेगी इससे आपकी, ये छप चुका है। तो मैंने कहा जी छप चुका है, वही तो मुझे ध्यान आ रहा है, अभी मैं तैयार नहीं था इसके लिए। कहते हाँ रुको सोचने दो, अब तुमने इंटरव्यू भी दिया है तो ऐसा देंगे ना ताकि तुम्हारी हेडलाइन तो बने। तो ये सब मैं दिल्ली में बोल चुका हूँ। तो मैं आपको लालू प्रसाद यादव के बारे, अभी जेडी के साथ हम एक समझौता करने की तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में आपको देता हूँ। आप उसको हेडलाइन बनाना, देखना आपके ऑफिस वाले कहेंगे क्या हेडलाइन दी आपने, मैं भी पत्रकार रहा हूँ। बड़े खुश थे। तो और उन्होंने मुझे पूरी खबर अपने आप का ये हेडलाइन बनाना, बाकी इसके बाद ये सब जोड़ दो, पत्रकार फिर चल जाएगा काम। आप सोचो एक प्रधानमंत्री इस ढंग से आपके साथ बात कर रहा हूँ कि मैं ये हेडलाइन बनेगी आपकी, आप ऐसा करो, आपके लिए ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। और मैं क्योंकि पजल हो चुका था थोड़ा, एकदम से सारे सवाल नहीं पूछ पा रहा था, तो उन्होंने मुझे इतना कंफर्ट दिया कि थोड़ी देर बाद में उस सिस्टम में आ गया। और उसके बाद बड़ा लंबा इंटरव्यू हुआ और वो छपा पूरा, वो कई बार छाप दिया हमने, क्योंकि वो इतना मटेरियल उसमें था। 2-3 बार तो वो वैसे खबर के तौर पे छपा, फिर वो संडे मैगजीन में हमने छापा, और संडे मैगजीन में भी एक बार में कवर नहीं हुआ वो, फिर हमने और छापा, 2-3 बार छापा। वो बहुत अच्छे इंटरव्यू लोगों ने बहुत पसंद किए, क्योंकि जो दिल्ली में भी उन्होंने इंटरव्यू दिए या प्रधानमंत्री के तौर पे कभी दिए, तो उसमें व्यक्तिगत और इस तरह की बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये दिल्ली में भी कभी मैंने नहीं देखा कि कहीं छपा हो। उसके बाद जब उनके जाने के बाद भी 1-2 बार मुझे दिल्ली में बुलाया, वो उन्हीं आर्टिकल्स की वजह से बुलाया जब अटल जी के बारे में कहीं 1-2 जगह व्याख्यान हुए या कई जगह उनके बारे में कहा गया। तो ये मैंने देखा कि जो दिल्ली के भी उनके किस्से हैं या जो राजनीति के भी उनके किस्से हैं, जिसमें बहुत सारे किस्से हैं, जब उन्होंने दुर्गा कहा था, इंदिरा गांधी जी को दुर्गा कहा था, उसके बाद उनके कई स्टेटमेंट वो देते थे, और यूएन में जो उन्होंने भाषण दिया था हिंदी में, वो चीज़ें वो दिल्ली वालों के पास बहुत हैं। लेकिन जो व्यक्तिगत टच उनका मनाली में, जिस तरह से वो रहते थे हिमाचल के लोगों के साथ, जिस तरह से वो इंटरेक्ट करते थे, जो कविताएं उन्होंने लिखी, वो चीज़ें सिर्फ हम लोगों के पास थी। और कारगिल के युद्ध में जिस तरह से वो धूमल जी को उन्होंने कहा कि धूमल जी मैंने एक व्यवस्था की है, आपके हिमाचल और उत्तराखंड के नौजवान ज़्यादा शहीद हो रहे हैं, और कारगिल में क्योंकि टाइगर हिल थी, ऐसी सारी हिल्स थी जिस पे कि
चढ़ा जाता था, चढ़ के लोग ऊपर जाते थे और ऊपर से गोलियां चल रही थी। तो हमारे जवान वहाँ पे शहीद हो रहे थे। और क्योंकि हिमाचल और उत्तराखंड के लोग ही ऊपर चढ़ पाते थे ज़्यादा जल्दी, इसलिए इन लोगों को वहाँ भेजा जा रहा था। तो उन्होंने दो बातें कही थी कि मुझे बड़ा दुख है कि हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन क्या करें, ये तो वापस जीतना है। लेकिन धूमल जी एक काम ज़रूर करिए, जो बच्चे हिमाचल आ रहे हैं, हमने सेना से भी कहा है कि जिनकी भी डेड बॉडी आएगी, एक तो पूरा कॉफिन उनके साथ प्रॉपर उसमें आए और उनको उनके गांव और उनके घर तक पहुंचाओ। नहीं तो सेना जो है युद्ध के समय में कई बार ये सब नहीं कर पाती थी, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। और दूसरा, धूमल जी ने एक काम ये किया था अटल जी से बात करके कि हिमाचल में जो भी शहीद हुए उनके परिवार वालों को 5 लाख रुपए शायद थे, 5 लाख की राशि और साथ में अपॉइंटमेंट लेटर, जो बहुत बड़ी बात थी, वो लेके जाते थे कि आपके जिस घर में एलिजिबल बच्चा है जिसको कि आप नौकरी लगाना चाहते हो, उसको वो अपॉइंटमेंट लेटर साथ देते थे और वो ज्वाइनिंग कर सकता था 2 दिन बाद ही। ये कभी नहीं हुआ कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी घर में किसी एलिजिबल बच्चे को मिल रहा हो। वो बहुत सारे किस्से हैं। तो अटल जी बड़े इस बात से आहत थे, उन्होंने बहुत जिक्र इसका किया। और दिल्ली में जब वो गए तो यहाँ पे उनके आने के बाद कारगिल में, जैसे यहाँ से आपको याद होगा मनाली लेह वाला रोड खुला हुआ था और श्रीनगर वाला जो रोड है, जो कि सड़क है जो कि टाइगर हिल कारगिल की तरफ जाती है, उस पर पाकिस्तान की सेना की रेंज में थी। तो हमारी आर्मी वहाँ से मूव नहीं कर पा रही थी, तो वो सारी मूवमेंट यहाँ से हुई थी। तो बहुत जोश था। वो इसलिए भी था कि अटल जी भी इन्वॉल्व थे, सब लोग इन्वॉल्व थे और लग रहा था पब्लिक इन्वॉल्व हो गई थी। हमारे जवान जब आर्मी के यहाँ से क्रॉस होते थे तो लोग उनको सम्मानित करते थे, ऊपर से फूल फेंकते थे। जैसे कुल्लू का अखाड़ा बाज़ार आपने देखा होगा, वहाँ से आर्मी के ट्रक जाते थे तो लोग छतों पे इंतज़ार करते थे कि आज आर्मी की कानवाई जाएगी लेह के लिए, तो उन पर फूल फेंकते थे। फिर उनको रोक के एक जगह तिलक लगाती थी महिलाएँ, बादाम और काजू किशमिश उनको खिलाए जाते थे। तो एक तरह से बड़ा वो किया जाता था। तो अटल जी ने मेरे से भी पूछा 2-3 बार, आपको कैसा माहौल कैसा लग रहा है? तो मैंने उनको कहा कि सर बहुत जोश है। और मुझे एक किस्सा था जो मैंने उनको बताया भी था कि एक लड़का एसटीडी पीसीओ में गया आर्मी का, और बड़ा मार्मिक किस्सा है, पर उसका जो जोश था, वो एसटीडी पीसीओ में गया और मैं कोई खबर, उसमें पीसीओ से हमें खबर बतानी पड़ती थी, लिखानी पड़ती थी अगर, तो मैं खबर के लिए पीछे खड़ा था। तो उसने फ़ोन किया कहीं अपने घर पर, और उसने, वो कहीं बाहर से था, और उसने अपनी मदर को फ़ोन उसका उठाया। तो उसने कहा कि माँ, अब मैं मनाली के बाद कोई पीसीओ नहीं आएगा, तो अब मैं जा रहा हूँ, तो ये मेरा आखिरी फ़ोन भी हो सकता है, तो अब मैं वापस आके आपको फ़ोन करूँगा जैसे होगा। तो वहाँ जितने लोग खड़े थे जो उस फ़ोन को सुन रहे थे, आप सोचो कैसी सम्मान की भावना उस बच्चे के लिए आई कि ये इतना उससे जोश से बोल के जा रहा है कि अब इसके बाद मेरा फ़ोन नहीं आएगा, अब इसके बाद पीसीओ नहीं है कारगिल तक। तो ये मैंने अटल जी को जब बात बताई, वो बहुत ही ऐसे भावुक हुए कि आप पूछो मत। तो उनकी एक ऐसी ज़बरदस्त वो थी कि आज तक मनाली के लोग उनको याद करते हैं। और एक बार और किस्सा हुआ था कि जब वो प्रधानमंत्री थे तो मनाली आ रहे थे, और मनाली आते हुए चंडीगढ़ में वो छोटे जहाज़ को रिप्लेस किया जाता था, चंडीगढ़ तक बड़े जहाज़ में आते थे। उसके बाद धूमल जी सीएम थे, तो धूमल जी और बाकी कैबिनेट के 1-2 मिनिस्टर जो जाते हैं उनको वेलकम करने के लिए जाते थे। तो वेलकम करने के बाद वो उस छोटे जहाज़ में मनाली जाते थे। तो अटल जी वहाँ पे शिफ्ट हुए, और वहाँ उन्होंने, अटल जी को ये आइडिया नहीं था कि जब वो प्रधानमंत्री बन के आते हैं तो व्यवस्था सुरक्षा की बदल जाती है। पहले जब आते थे तो उनकी गाड़ियाँ भी चल रही हैं, लोगों की गाड़ियाँ भी चल रही हैं, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बन के आए तो पुलिस तो उससे पहले एसपीजी आ जाती थी 4 दिन पहले, और एसपीजी सुरक्षा का पूरा देखती थी। तो एसपीजी जब आई उस समय उन्होंने आके कहा कि प्रधानमंत्री ऐसी जगह जहाँ उनका घर है, ये तो बहुत ज़्यादा खतरे की बात है, इसके आसपास जितने होटल हैं उन सबको खाली करवा दो। हम इसको अलाउ नहीं कर सकते कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा पर कोई वो किसी भी खिड़की से कोई गोली मार सकता है, कुछ कर सकता है। तो सारे होटलों ने खाली करवा दिए। वो कमर्शियल एंगल तो उनका कुछ था नहीं, तो सुरक्षा देखते हैं। वहाँ पे बहुत सारी वॉल्वोज बसेस थी, दूसरी बसेस थी टूरिस्ट की, वो सारी बसें हटा दी कि इस जगह पे इतने एरिया में कोई मूवमेंट नहीं होगी टूरिस्ट की। और फिर एक दिन पहले 2 दिन रिहर्सल हुई मुंतर एयरपोर्ट से लेके मनाली तक, तो सारा ट्रैफिक रोक दिया टूरिस्ट का। अब वो आप सोच सकते हो कि जब पीक मंथ होता है मई और जून, और जिसमें कि वैसे ही ट्रैफिक रुक जाता है मनाली का, और उस दौरान एसपीजी ने रोक दिया, पुलिस ने रोक दिया, और रिहर्सल करवा रहे थे, और रिहर्सल में लोग फंस गए। 6-6 घंटे लोगों को, बच्चों के लिए दूध नहीं मिला, किसी को पानी नहीं मिला, भूखे प्यासे। तो लोगों को ये आया कि अब मई जून में हम घूमने आए हैं और ये प्रधानमंत्री की वजह से देखो कितनी दिक्कत आ रही है। तो कई लोगों ने कहा है प्रधानमंत्री को भी मई में आना है,
तो हम लोग तो क्योंकि जर्नलिस्ट थे, अब हमने ये खबर छाप दी कि लोगों को दिक्कत हो रही है अटल जी की वजह से, और लोगों की सजेशन है कि अब वो प्रधानमंत्री हैं तो वो तो बाद में भी कभी भी आ सकते हैं, उनका घर है, और वो आते हैं तो लोगों को दिक्कत होती है। एक किसी लुधियाना से एक आया था आदमी, उसने कहा मेरे बच्चे को दूध नहीं मिल रहा है, ये नहीं, और हमने उनका नाम वाम छाप दिया, तो फ्रंट पेज पे खबर छपी। तो जैसे ही अटल जी चंडीगढ़ में दूसरे जहाज में शिफ्ट हुए धूमल जी के साथ, तो वो प्रधानमंत्री के लिए आया था, तो वहाँ अखबारों का एक सेट, जो नॉर्थ इंडियन सारे अखबारों का सेट दिया जाता है, वो रख दिया उनकी सीट के साथ। तो उन्होंने अखबारें पढ़नी शुरू करी, तो वो खबर उन्होंने पढ़ ली, मेरी खबर उन्होंने पढ़ ली, और पढ़ते ही वो उनका चेहरे के हाव भाव बदले, और उन्होंने धूमल जी को कहा कि ये मुझे तो किसी ने बताया नहीं, लोग तो चाहते ही नहीं है मैं आऊँ। तो उन्होंने धूमल जी ने कहा ऐसा तो बिल्कुल नहीं है सर, अब लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप इंतजार कर रहे हो, ये खबर देखो, ये तो खबर छपी है, और इस खबर में लिखा है कि लोग परेशान हैं और 3-3 घंटे ट्रैफिक जाम आप बंद करते हो। तो धूमल जी ने कहा कि मैं पता करता हूँ सर, तो उनको भी मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं पता था कि कितना ट्रैफिक कब रोक रहे हैं। तो अखबारों का ये काम है, देखो कितना बड़ा फीडबैक आप कहाँ पहुँचा सकते हो। तो प्रधानमंत्री होते उन्होंने कहा कि अटल जहाज अभी कुल्लू के लिए अभी रास्ते में ही था, तो उन्होंने कह दिया धूमल जी को, मैं ऐसे माहौल में नहीं रह सकता जहाँ लोग मेरी शक्ल देख के मुझे आलोचना करें, तो मुझे वापस जाना है दिल्ली, तो मैं अभी आऊँगा जब लोग खुला होगा मनाली। तो धूमल जी ने कहा कि अब तो आज तो आप आ ही गए हो, तो अब चलते हैं, अब तो कोई ये खबर मुझे लगता है झूठ है और शायद इसमें इतनी सच्चाई नहीं है, तो इसका पता करेंगे। तो और धूमल जी का मुझे फ़ोन आया जैसे ही लैंड हुए शाम के वक्त। धूमल जी ने कहा कि देखो मैंने धूमल जी को कहा कि खबर बिल्कुल ठीक है, आप पता करा लीजिए, आपके एडमिनिस्ट्रेशन है। तो धूमल जी ने कहा कि खबर देखो, परेशानी तो होती है, पर आप ये समझते हो कि प्रधानमंत्री का आना हमारे लिए कितने सम्मान की बात है, सौभाग्य की बात है। मैंने कहा सर वो तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी ज़रूर है कि लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो उन्होंने कहा कि चलो वो व्यवस्था करेंगे, पर आप अटल जी आहत हैं बहुत और वो जाना चाहते हैं वापस। तो मैंने कहा क्यों? कहते उन्होंने आपकी खबर पढ़ ली और वो तब से विचलित है, उनको लग रहा है तो बहुत गलत टाइम पे आए हो, परेशान है, तो अब वो बहुत, आपने तो कल आप आइए, कम से कम ये छाप दो, कॉन्ट्राडिक्शन छापो इसकी। तो मैंने कहा सर कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं छाप सकते, खबर ठीक है हमारी। कहते नहीं, ये प्रदेश हित में है, तो मैं आपके संपादक से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा आप कर लो। तो विजय सहगल हमारे एडिटर थे, थोड़ी देर बाद उन्होंने उनसे फ़ोन कर दिया मुझे, उनका भी फ़ोन आ गया कि ये क्या हो गया, ये खबर तो बहुत प्रधानमंत्री ने पढ़ ली तुम्हारी, और उन्होंने कहा है कि वो वापस जा रहे हैं, तो और मुख्यमंत्री कंट्राडिक्शन चाहते हैं, तो क्या है ये खबर? तो मैंने कहा खबर बिल्कुल ठीक है, खबर में कोई कमी नहीं है और कंट्राडिक्शन नहीं छप सकती। मैंने सीएम साहब को भी कह दिया खबर की कंट्राडिक्शन नहीं छप सकती। तो पर मैंने कहा सर इसमें ये छप सकता है कि प्रधानमंत्री जी इतने आहत हैं, इससे लोगों में अच्छा मैसेज जाएगा कि एक प्रधानमंत्री इतना सोच रहा है लोगों के बारे में। आज हम कंट्राडिक्शन क्या है ये छाप देते हैं ना कि लोग परेशान हैं, लोग जान है, पर प्रधानमंत्री इस बात से परेशान है कि लोग परेशान हैं और वो आहत हैं, और उन्होंने कह दिया है सबको कि मैं वापस जाना चाहता हूँ। तो अब उनसे कहा है कि आप वापस जाएंगे तब भी उतनी दिक्कत होगी, तो 7 दिन बाद जाएंगे तब भी उतनी दिक्कत होगी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, हम ये खबर छाप देंगे। तो हमने एक अच्छी खबर छापी अगले दिन, जिसमें ये सब लिखा कि प्रधानमंत्री इतने व्यक्तिगत तौर पे इतने सोच रहे हैं इस बारे में, लोगों के बारे में, कि उन्होंने कहा कि मैं तो, मुझे पता होता मैं आता ही नहीं, और अब मैं नहीं रहना चाहता टूरिस्ट सीजन में। तो और उन्होंने ये भी कह दिया कि मुझे ये पता नहीं था कि होटल खाली कराए गए हैं, तो मेरी सुरक्षा को इनसे कोई खतरा नहीं है, अब सारे होटल फिर से जो टूरिस्ट यहाँ से शिफ्ट किए उनको यही लाओ। और गुजरात से बहुत सारी बसेज आई हुई थी, गुजरात के टूरिस्ट थे, उन्होंने कहा इन टूरिस्ट को वही, इनकी बसेज में वहीं खड़ी करो, आप चेकिंग कर लो, सब कुछ करो, सुरक्षा वहीं पे उनको देख लीजिए। और फिर उन्होंने कहा जिन लोगों को तकलीफ़ हुई है मैं उनसे मिलना भी चाहूँगा। तो खैर मिलने तो उनको नहीं दिया क्योंकि एसपी जी ने अलाउ नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये जब कहा, ये हमने सब कुछ छापा, और जिसमें लोगों ने बहुत प्रेज़ किया अगले दिन कि प्रधानमंत्री हो तो ऐसा हो, ऑपोजिशन सब लोगों ने बयान दिया कि प्रधानमंत्री जी अगर इतना सोच रहे, इतना कंसिडरेट हैं लोगों के लिए, तो हम भी उनके लिए अपने कष्ट सहने के लिए तैयार हैं। तो कोई बात नहीं, ट्रैफिक रुकता है तो रुके, प्रधानमंत्री की सुरक्षा तो सबसे ज़रूरी है। अगले दिन उन्होंने, जब वो खबर छपी, बहुत रिलैक्स हुए और उन्होंने कहा कि हाँ चलो, लोगों की तरफ से ये बात आई कि उन्होंने मेरी थोड़ा सा सम्मान, उनको भी लगा कि मैं कर रहा हूँ और मेरा भी हुआ। तो उन्होंने एक और काम किया कि जितने 7 दिन के दौरान, जैसे उनका एक दिन नग्गर का प्रोग्राम था कुल्लू में जो 20-22 किलोमीटर है, एक दिन हडिम्बा माता जाना था उन्होंने, एक दिन एक और स्कूल में फंक्शन रखा होता उन्होंने, वो जाते थे प्रधानमंत्री के तौर पर। तो उन्होंने कहा कि अब मैं मूवमेंट नहीं करूँगा, जिस दिन वापस जाऊँगा सिर्फ उस दिन लोगों को कष्ट दूंगा, अब मेरी सारी मूवमेंट्स कैंसिल हैं, वो सारे प्रोग्राम मेरे घर पे होंगे। तो वो साल, तो वो एज ए जर्नलिस्ट भी हम लोगों ने फिर छापा उसको कि प्रधानमंत्री ने ये भी ऑर्डर पास किया है और ये उन्होंने निर्देश दिए हैं कि किसी को तकलीफ ना हो। तो आप इन सारी बातों से अंदाज़ा लगा सकते हो कैसे व्यक्ति थे कि वो
सम्मान दोस्तों का भी करते थे, लोगों का भी करते थे, जनता का भी करते थे, प्रदेश का भी करते थे। वो जब भी आए उन्होंने प्रदेश को 300 करोड़ 400 करोड़ की मदद, आर्थिक मदद इस तरह से देते थे। तो यही बात धूमल जी ने भी मुझे कही थी कि आपको पता है जब भी आते हैं 400 करोड़ 300 करोड़ दे के जाते हैं, उसमें बहुत पैसा होता था। ये अब तो वो व्यवस्था बदल गई। तो उसमें बल्कि फिर जब लास्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उनसे कहा, उन्होंने पहले जानबूझ के अनाउंस नहीं किया। सारे पत्रकार पूछ रहे थे कि सर पैकेज क्या है, पैकेज क्या है। तो उन्होंने फिर बाद में धूमल जी ने कहा कि मैं 300 करोड़ रुपए हिमाचल को स्पेशल विशेष ग्रांट देने की घोषणा करता हूँ। तो धूमल जी 400 चाहते थे। तो धूमल जी चौंक गए। धूमल जी ने कहा सर 100 घटा दिया हमने, तो 400 की उम्मीद रखी हुई थी। तो पढ़े, अच्छा चलो मैं 400 करोड़ की घोषणा करता हूँ। तो ये उनका स्टाइल था। और उसके बाद मैंने मजाक में उनको कहा कि अटल जी अब कब आओगे इसके बाद। तो बड़ी जोर से हंसे, समझ जाते थे मजाक। अब तो भाई आने के लिए सोचना पड़ेगा, पैसे नहीं है हमारे पास भी। तो खैर मजाक किया उन्होंने। 400 करोड़ की ग्रांट तब दी। और उसके बाद वो शिमला एक बार यहाँ पे रिट्रीट में रहे। तो आप सोचेंगे उसमें वीरभद्र सिंह सीएम थे। तो हालांकि बीजेपी में और कांग्रेस में बहुत सारा उसमें जो थी टक्कर चल रही थी, मतलब एक बड़ा मनमुटाव और बहुत ज़्यादा आपस में जैसे राजनीति कई बार हावी हो जाते नहीं, तो वैसा दौर था जब केस एक दूसरे में बन रहे थे जी। तो शुरुआत थी ये उस टाइम की। तो वीरभद्र जी बहुत नाराज़ थे धूमल जी से, धूमल जी भी व्यक्तिगत तौर पर नाराज़ थे। उस सब के बावजूद अटल जी ने वीरभद्र सिंह जी को अपने साथ लंच पे बुलाया था, और जिसमें काफ़ी चर्चा का विषय वो था। तो वो इसलिए कि वीरभद्र सिंह जी जब लोकसभा के सांसद थे और अटल जी जब सांसद थे, इन दोनों की सीट इकट्ठी थी वहाँ लोकसभा में कभी। तो वीरभद्र सिंह जी ने ये बाद में बताया कि इन्होंने मुझे कहा, कह रहे आप तो मेरे सीट बैठ रहे हो साथ में, तो आप सीएम भी हैं, तो मैं पार्टीबाजी में नहीं जाता, आप कांग्रेस के सीएम हैं तो क्या बात हुई, तो इसलिए आप आओ और मुझे मिलो, हम जो मदद होगी अभी भी सरकार की करने को तैयार है। तो वो ऐसे व्यक्ति थे। फिर वीरभद्र सिंह जी ने भी उनके बारे में कई बात बताई। वो फॉरेन टूर पे इकट्ठे गए थे, वो अलग किस्से हैं, वो उनसे भी पता चलता है कि अटल जी किस तरह के व्यक्ति थे। तो अटल जी के तो बारे में आप कहेंगे तो मुझे लगता है हम कभी ये बातें ख़त्म ही नहीं होंगी। और इतनी बातें हैं हिमाचल के लोगों के बारे में तो कि आप सोच ही नहीं सकते। तो ऐसा व्यक्ति मुझे लगता है कि सदियों में एक बार पैदा होता है, और जिस दौर में वो रहे, जिस तरह से उन्होंने गठबंधन की सरकारें चलाई, वो अपने आप में एक इतिहास है। तो बहुत कुछ है अटल जी के बारे में, और बहुत ही बढ़िया टाइम है। वो कवि हृदय भी थे, राजनेता भी थे, और बड़े प्यार से बात कहते थे। उनका दुश्मन एक तरह से कोई भी नहीं था, स्वीकार्य व्यक्ति थे सब जगह जी। तो सर आपने समय दिया और इतना बड़ा कहानियों का खजाना हमारे दर्शकों तक पहुँचाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो धन्यवाद। तो प्रोफेसर शशिकांत शर्मा की ज़ुबानी आपने सुना, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत ज़्यादा नज़दीक से देखा, प्रधानमंत्री बनने से पहले भी और प्रधानमंत्री रहते हुए भी। अटल बिहारी वाजपेयी की जो दूरदर्शिता थी, जो वाकपटुता थी और जो राजनीति को लेकर समझ थी, उसका हर कोई प्रशंसक रहा। चाहे कोई विपक्ष का नेता हो या फिर पक्ष का नेता हो, वो हमेशा ही अटल बिहारी वाजपेयी की प्रशंसा करता हुआ ही नज़र आया। आज अटल जी के गुजर जाने के बाद भी अटल जी को इस खास दिन पर याद किया जा रहा है, और उनका ये जो भाव और जो स्वभाव था, इसकी वजह से अटल बिहारी वाजपेयी आम लोगों को और भी ज़्यादा याद आते हैं, ख़ास तौर पर हिमाचल प्रदेश के लोगों को, जिनका अटल बिहारी वाजपेयी से खास नाता था, और आज भी वो इस खास दिन पर अपने अटल जी को याद कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।